नहीं, बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं रहा ना, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की एक प्रकार से धज्जियां उड़ा के बनाए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पसंदीदा लोग बनाने हैं ताकि वो धोखाधड़ी कर सके, इनको हर येन केन प्रकारेण इलेक्शन जिता सके मशीनों के द्वारा। जो आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं वो बनते किस लिए हैं कि इंपर्सनेशन रोकने के लिए बनते हैं। इंपर्सनेशन रुकेगी कैसे? जब एक ही नंबर होगा, वरना एक व्यक्ति 3-3 4-4 अपने कार्ड बनवा के कभी बिहार में वोट देगा, कभी बंगाल में देगा, कभी दिल्ली में देगा। जहां जहां बीजेपी चुनाव हारी भी है वहां भी धांधली हुई है, क्योंकि उनका पूरी तरीके से एकदम सफाया होना था चुनावी रूप से। उनकी सीटें कहां से आ गई? मुख्य चुनाव आयुक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? निष्पक्ष चुनाव होना। वो खुद मान रहे हैं यहाँ गलती हो गई, और ये इतनी बड़ी गलती है जो कि हो ही नहीं सकती थी। मैं आपको खुद बता रहा हूँ ना। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा है। महमूद पराचा को अक्सर आप मीडिया में बाइट देते हुए, इंटरव्यू देते हुए देखते होंगे, और खासकर जब मामला चुनाव आयोग का हो और ईवीएम का हो। महमूद पराचा वही एडवोकेट है जो ईवीएम के खिलाफ सड़क से लेके सांसद तक जो है, माफ कीजिएगा, ये कोर्ट तक जो है आंदोलन इन्होंने करने का काम किया। कोर्ट में भी आप गए, और खासकर जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहे राजीव कुमार, उनके खिलाफ आपने पुलिस में कंप्लेन भी कर रखे हैं। हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, नए ज्ञानेश कुमार आए हैं, और ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल को ऐसा देखा जा रहा है जैसे मानो कि पहले के मुकाबले अब कुछ बेहतर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार चुनाव आयोग में ने दिल्ली में जो है बैठकें की, मीटिंगें की, और देश भर के ईडी, सीईओ, डीआरओ तमाम लोगों को जो है बुलाकर बैठक की है। तो आप अब चुनाव आयोग को कैसे देख रहे हैं? जो नया चुनाव आयोग है जिसमें नए ज्ञानेश कुमार है, उनको जो उनसे लेकर सवाल करेंगे। और सबसे पहले चले आते हैं पिछला, जब आपने राजीव कुमार के खिलाफ, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, पुलिस में कंप्लेन करने का काम किया। क्या कंप्लेन रहा? कौन सा केस आपका चल रहा है? जरा पूरा डिटेल बताएं, और राजीव कुमार के बारे में भी बताएं जी। देखिए, जो हमने कंप्लेंट्स की हैं सिर्फ राजीव कुमार जी के खिलाफ ही नहीं की, चुनाव आयुक्त के सारे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ की हैं। और ज्ञानेश कुमार जी तो चुनाव आयुक्त थे ही ना। तो जो कंप्लेंट राजीव कुमार जी के हमने कर रखी है, पुलिस कंप्लेंट 2 कर रखी है। एक तो ईवीएम के सिलसिले में, ईवीएम के जरिए जो धोखाधड़ी करके वोटों को चुरा के जो आरएसएस और बीजेपी को चुनाव में जिताया है, लोकसभा के चुनाव में और दूसरे चुनाव में, एक तो वो कंप्लेंट कर रखी है। और क्योंकि अमित शाह साहब की पुलिस जो है वो उसमें बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करेगी, तो हमने उसके बाद उसमें कोर्ट में भी केस डाल रखा है। दूसरी, हमने ये जो वोटर लिस्ट की बात जो राहुल जी कर रहे हैं, केजरीवाल साहब ने की, अब ममता बनर्जी साहिबा ने भी की, उसके बारे में भी हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक एफआईआर करने की दरखास्त दी थी। लेकिन क्योंकि उस पे भी एफआईआर, चुनाव आयुक्त के खिलाफ आपने कंप्लेंट डाला? मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नहीं, उन सभी चुनाव के अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इसमें घपला किया है। इस काम को करने में कोई एक अकेले राजीव कुमार जी नहीं करते ना। ज्ञानेश कुमार जी तो राजीव कुमार जी के साथ कब से हैं। तो जब पुलिस में एफआईआर नहीं हुई तो हमने अदालत का भी दरवाजा खटखटा रखा है, और अगले महीने उसकी तारीख भी है एफआईआर कराने के लिए पुलिस को नोटिस जारी। तो वो तो रिटायर कर चुके हैं। वो नहीं, रिटायर करने के बाद कोई अपराध थोड़ी खत्म हो जाता है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी और दूसरे अधिकारी तो अभी भी है ना। तो उनके खिलाफ 2 हमने पुलिस कंप्लेंट्स करी रखी हैं, 2 एफआईआर तो अदालत के जरिए हम कराने की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आसान, राजीव कुमार की नियुक्ति और उनका कार्यकाल जो है वो आपको ठीक नहीं लग रहा है? निष्पक्ष नहीं रहा है? नहीं, बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं रहा ना, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की एक प्रकार से धज्जियां उड़ा के बनाए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की अपॉइंटमेंट ही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस जो थे उसकी रूह की धज्जियां उड़ा के की गई है। क्यों की गई है? मोदी जी अपनी पसंद के व्यक्ति क्यों बनाना चाहते हैं? अमित शाह जी के साथ मिलकर। राजीव कुमार जो थे वो मोदी जी के पसंद के थे, आप ये कह रहे हैं? पसंदीदा, बहुत ज्यादा पसंद के थे वो, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिससे वो बीजेपी को ना जिताएं। यहाँ तक कि उन्होंने अपराध की श्रेणी में भी आ चुके हैं, अपराधियों की श्रेणी में भी वोट चुराने की, खास तौर पे ईवीएम के जरिए। ये ज्ञानेश कुमार जी तो हमेशा से उनके साथ थे ना। तो अब हम यही कह रहे हैं कि एक तो कोई भी चीज नई नहीं हुई है, वो की वो ही, वैसी की वैसी ही चुनाव आयुक्त आज भी है जैसी राजीव कुमार जी के टाइम में थी। तो एक तो लोग इस गलतफहमी में ना आए। दूसरी, आपने मीटिंग की बात की, मीटिंग है तो राजीव कुमार जी भी बहुत लेते थे। हाँ, ये जरूर है कि ईआरओ रोकना चाहूंगा। राजीव कुमार ने आप लोगों की, खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी है, आप एडवोकेट हो, जितने भी आरोप लगाए, एक भी आरोप को उन्होंने नहीं माना अपने कार्यकाल में। सबको जो नकारते रहे कि ये जो आरोप है सब बेकार है। तो आरोप के तो आप तो मानते ही नहीं है वो तो, राजीव कुमार। कोई भी व्यक्ति जो कानून तोड़ता है, कोई भी व्यक्ति जो बैंक लूटता है, कोई भी व्यक्ति जो चोरी करता है, कोई भी व्यक्ति जो डकैती डालता है, वो कभी मानता है? वो तो अदालत के जरिए सजा दी जाती है, उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करके सबूत इकट्ठे करके चार्जशीट फाइल होती है अदालत में, अदालत उसे बताती है। वो तो आखिर टाइम तक भी नहीं मानता ना। हम तो वकालत भी करते हैं ना, तो और असल में वकालत करते हैं, सिर्फ अपने नाम के आगे एडवोकेट या बैरिस्टर नहीं लिखते हैं, असल में भी करते हैं।
तो कोई भी मुलजिम, हमने देखा है आज तक किसी भी मुलजिम ने प्लीड गिल्टी तो सिर्फ उन्होंने किया है जो हमारी बड़े बड़े जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं, फिर उन्हीं की बात आ जाती है सो कॉल्ड तो उनके जो वकील हैं वो तो उनसे ठीक है। प्लीड गिल्टी कराते हैं, वरना आखिरी जब ट्रायल खत्म होने लगती है ना, जब भी एक बार पूछा जाता है तब भी वो आप ये कह रहे मनाही हैं कि राजीव कुमार के ऊपर निष्पक्ष अगर जांच बैठ जाए तो उनकी मुश्किलें रिटायरमेंट के बाद भी जो है बढ़ सकती है, कुल मिलाकर बढ़ेंगी ही, सकती नहीं है। हमारे पास इतने ठोस सबूत हैं, हमने कंप्लेंट कर रखी है। देर जरूर लगती है भारत के संविधान और कानून के तहत, खास तौर पे जब सारे संस्थान जो हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हो, उसमें देर लग रही है, मगर वो जेल जाएंगे ही, ऐसा मेरा मानना है, वो बचेंगे नहीं। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, ये चुनाव वही कराया, राजीव कुमार ने कराया, और वो इन सबके तमाम सब चुनावों में बीजेपी को जो है अच्छा प्रदर्शन किया है, धांधली हुई बड़ी है। बात आप कह रहे हैं, धांधली की बात है। देखिए, जहां जहां बीजेपी चुनाव हारी भी वहां भी धांधली हुई है, क्योंकि उनका पूरी तरीके से एकदम सफाया होना था चुनावी रूप से, उनकी सीटें कहां से आ गई, ये भी एक बात है ना। क्योंकि चुनाव में जो ये चोरी का वोट चुराने की मशीन है, इनसे 20% तक धांधली होती है। तो जहां जहां जनता ने और जहां जहां ये धांधली कम कर पाए, और जहां जहां जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो मुट्ठी भर वोट होते हैं उनको, और 20% चोरी के वोटों को, दोनों की मिला के जितने वोट बनते हैं उनको भी हरा दिया, वहां वहां वो चुनाव हार गए। जहां जनता अपनी दोनों को नहीं हरा पाई, वहां वो जीत गए। ये है। पता नहीं राजीव कुमार से आपकी पर्सनली दुश्मनी है या क्या, लोग ऐसा लिखते हैं, क्योंकि आप राजीव कुमार के कार्यकाल को सबसे ज्यादा अगर किसी ने सवालिया निशान उठाया और कोर्ट तक मामला लेकर गया सड़कों से, तो वो आप हैं। अब ज्ञानेश कुमार की बारी। ज्ञानेश कुमार, उनकी नियुक्ति आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तमाम लोग कर देते हैं, तो अब संतुष्टि मिली क्योंकि राहुल गांधी नियुक्ति में थे। आधी रात को कोई कौन सा काम होता है, पहले ये बताओ आप। ये मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन एक्चुअली आधी रात को ही हुआ। नहीं, एक्चुअली हुआ है ना। जी जी, तो आपने मुंह से नहीं निकला, 12:06 में। आपने तथ्यात्मक रूप से सही बात कही है। 12:06 पे आधी रात ही होती है। तो आधी रात में कौन सा काम होता है जो अगले दिन का भी इंतजार नहीं किया गया? ऐसा कौन सा अर्जेंसी का काम था? क्या कोई चुनाव आने वाले थे तुरंत? ऐसा तो नहीं था ना। चुनाव तो महीनों महीनों तक नहीं थे। अभी राहुल गांधी थे उस मीटिंग में जब ज्ञानेश नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जो उसका नोटिफिकेशन निकाला गया, उस मीटिंग में फैसला किया गया, 19 तारीख को तो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग रखी हुई थी ना अपनी, तो 2 दिन का भी इंतजार क्यों नहीं किया, ये बता दो मुझे आप। ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी कोई जो 2 दिन में चुनाव नहीं आ रहा था? आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये क्या सबूत नजर आता है? सीजीआई को हटाने वाली हियरिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सीजीआई को हटाने वाली हियरिंग की बात ही मैं कर रहा हूँ कि कोई भी जो बॉडी बनेगी उसकी 19 तारीख को हियरिंग थी ना, जिसमें सीजीआई को भी होना था, जिसमें सीजीआई नहीं थे, उसी बारे में थी ना। तो 19 तारीख तक का वेट करना चाहिए था ना। क्यों? अगर मुझे समझ में आता कि जी 17 तारीख को ही कोई चुनाव आयोग घोषणा करनी थी, कहीं की असेंबली का टाइम पूरा हो रहा था, तो 17 को अगर घोषणा नहीं होती तो वो जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाती। तो वैसा था नहीं। अगर चलिए कोई ऐसा भी होता, तब भी तो बाकी तो मुख्य जो दूसरे चुनाव आयुक्त तो थे वो उनकी जगह काम करते हैं। ये खुद ज्ञानेश कुमार जी भी तो आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त तो थे ही। तो ये जल्दबाजी के लिए, पसंदीदा लोगों की जल्दबाजी के लिए तमाम चीजें की गई है, क्योंकि अपनी पसंदीदा लोग बनाने, ताकि वो धोखाधड़ी कर सके, इनको हर येन केन प्रकारेण इलेक्शन जिता सके मशीनों के द्वारा, और किसी तरीके से इलेक्शन नहीं जीत सकते। लेकिन ज्ञानेश कुमार की चहलकदमी देखकर ऐसा लगता है कि मानो कि वो जो है बड़ा, अब जो मामला निष्पक्ष होगा, उनके बयान इस प्रकार के आ रहे हैं, वो गलतियां भी स्वीकार रहे हैं। इपिक मामला देखिए आप, बंगाल से जो है ममता बनर्जी ने लगाया और उन्होंने कहा कि हम सब दिखवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी मीटिंग जो है दिल्ली में, तमाम चुनाव आयोग के अधिकारियों की मीटिंग, पहली बार इस तरह की मीटिंग जो है वो ज्ञानेश कुमार लेते हैं। तो अब आपको नहीं लगता है कि अब जो है कुछ बेहतर की उम्मीद? ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं वो उनको बहकाते रहे अपनी लीडरशिप को। मैं तो बहकावे में आता नहीं हूँ। मैं तो सीधी सीधी बात कही है। मैं तो ममता बनर्जी साहिबा ने जब ये सीईओ, डीईओ और ईआरओ, ऑल इंडिया सीईओ मीटिंग हुई थी। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ? ये सीईओ की मीटिंग्स तो बहुत सारी होती रही है। डीईओ ईआरओ सबको जो है दिल्ली बुलाया, ये पहली बार है। नहीं, ईआरओ को मेरे ख्याल से पहली बार बुलाया, राइट। ये जो, क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा ने ये एपिक का जो ईपीआईसी का जो मुद्दा उठाया है, ये पहली बार उठाया है। हालांकि हमने अपनी कंप्लेंट्स में ये सारी बातें जो है ना मोटे मोटे तौर पे लिखी हुई हैं पूरे देश की। तो हमने इसीलिए ये कहा है कि ये सिर्फ जो है ना आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। राजीव कुमार जी थोड़ा सीधे इनको भगा देते थे मार के, मतलब नॉट मार के, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो इनकी बातों के और चिट्ठियों के जवाब बहुत ही बदतमीजी से दे के भगा देते थे। ये थोड़ा प्यार से मलहम लगा के, स्टाइल अलग है, मगर काम मेरे ख्याल से राजीव कुमार जी से भी ज्यादा अच्छे या बुरे करेंगे मोदी जी को खुश करने के लिए, अमित शाह जी को खुश। पर ये कह रहे हैं इन्होंने, इनका ये देखिए ये आर्टिकल भी है
राजनीतिक दलों के साथ करें नियमित बैठकें, इलेक्शन कमीशन का चुनाव मशीनरी को निर्देश। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अब शिकायत पर तुरंत एक्शन लेगा चुनाव आयोग। तो एक्शन तो लिया नहीं ना, ममता बनर्जी साहिबा ने तो सबूत दे दिए। राहुल गांधी जी उन्होंने कहा कि अब मीटिंग में उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार ने कि इसको सुधारिए सब लोग। सबसे पहले जो मेरी एफआईआर है इस पे एफआईआर दर्ज कराएं, अगर वो सच्चे हैं तो इस पे एफआईआर दर्ज कराएं ना। इस पे सब पुलिस को जाके बताएं कि हाँ खुद कराएं ना, ये तो उनके पास पहुंच चुकी होगी, चाहे चुनाव आयोग भी पहुंच चुकी होगी। वो तो आप जा रहे हैं कि इस पे जांच बैठ जाए पूरे चुनाव आयोग? नहीं, एफआईआर दर्ज हो ना, जांच होनी चाहिए। मैंने तो इतने सारे ऑफेंस लिखे हैं और इनको सबसे बड़ी अब तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए ना, ये भी बहाना कर सकते हैं कि जी राजीव कुमार जी मुझसे जबरदस्ती गलत काम कराते थे। अब ये मेरी कंप्लेंट तो है ना, पब्लिक डोमेन में भी है, वैसे भी है। ये खुद ही एफआईआर दर्ज कर देना अपनी तरफ से कि हाँ ये प्राचा साहब की कंप्लेंट में दम है। मैं तो, और ये एपिक की करा दें एफआईआर दर्ज, खुद कराए ना एफआईआर दर्ज, खुद गलती मानी है ना अपनी कि किसी सीईओ ने स्टेट के कर दी होगी मैनुअली तो पहले हो ही नहीं सकती। मैं तो सारे इनके कानून आपको खुद के इन्हीं के जो है वो दिखा सकता हूं। एपिक नंबर सेम होने से भ्रष्टाचार और ये माफ कीजिएगा, एपिक नंबर सेम होने से उन्होंने कहा कि फर्जी और जाली का मामला नहीं होता, हो सकता है एपिक नंबर सेम, कोई दिक्कत नहीं है, दो वोटर नहीं हो सकते हैं वो। हाँ। फिर दूसरी तरफ एक बार कहते हैं कि ये उनके ही इसमें लिखा हुआ है एपिक नंबर है, अलग अलग होंगे सब। हाँ, तो जब यूनिक होता है तो मतलब एक ही आदमी का एक नंबर होता है, तो इसका मतलब एक नंबर दो आदमियों के पास है, तो वो धोखाधड़ी वाला जाली नंबर ही है ना। उसकी एफआईआर क्यों नहीं करा रहे? उसकी तो ये बता रहे हैं किसी बेचारे से गलती हो गई होगी, तो किसी ने बैंक लूट लिया देश का, किसी ने मर्डर कर दिया, बेचारे से गलती हो गई होगी, आगे से नहीं करेगा। ये होता है। एफआईआर दर्ज कराए ना और उसके तह तक जाएं कि ये एपिक घोटाले से और ये जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ हुई है, इसमें से इससे नुकसान कौन कौन से इलेक्शंस में हुआ है, कितने इलेक्शंस में क्या क्या गड़बड़ी हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? निष्पक्ष चुनाव होना। वो खुद मान रहे हैं यहाँ गलती हो गई, और ये इतनी बड़ी गलती है जो कि हो ही नहीं सकती थी। मैं आपको खुद बता रहा हूँ ना, ये तो बहुत सारे जो इनका मैनुअल है वो तो अलग बात है, जो खुद रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स है ना 1960 का, उसमें रूल 28 कहता यही है कि जो आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं वो बनते किस लिए हैं कि इम्पर्सनेशन रोकने के लिए बनते हैं। इम्पर्सनेशन रुकेगी कैसे? जब एक ही नंबर होगा, वरना एक व्यक्ति 3-3 4-4 अपने कार्ड बनवा के कभी बिहार में वोट देगा, कभी बंगाल में देगा, कभी दिल्ली में देगा, कभी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सवाल राजीव कुमार के कार्यकाल पे उठे वो सवाल ज्ञानेश कुमार पे भी होंगे, वो तमाम चीजें? और नहीं, पहली बात तो ये है कि ये तो उसके साथ ही थे। हाँ, ये तो पिछले में थे ही, पिछले लोकसभा के चुनाव में, और लोकसभा के बाद सारे चुनाव में दर्जे के अधिकारी थे। ये तो थे ही ना उनके साथ। और वहां दूसरे तीसरे दर्जे का नहीं होता, जो मुख्य चुनाव आयुक्त भी होता है वो भी वन अमंग्स द इक्वल होता है, वो सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ये भी चुनाव आयुक्त हैं, इनका भी बराबर रोल है। जो भी कमीशन फैसला लेती है वो आपस में सलाह से लेती है फैसला। तो ऐसा नहीं है कि राजीव कुमार जी बिना इनसे पूछे ही कोर्स कर रहे थे, ये तो सब अपराधों में शामिल रहे हैं राजीव कुमार जी के। अब ये हेड बन गए तो इनके साथ जो चुनाव आयुक्त हैं वो इनके अपराधों में शामिल रहेंगे, अगर वो इन्हें रोकते नहीं या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। तो ये धोखे में जो आपके स्लीपर सेल्स हैं वो अपनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को धोखे में रख सकते हैं, अपनी लीडरशिप को। हम जैसे लोग जो हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और जो बातें समझते हैं, वो धोखे में नहीं आ सकते इनकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में। चुनाव आयोग ने कहा कि अब जो है शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेगा चुनाव आयोग। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियों की भी शिकायत रही? सब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट तक गई सिर्फ ईवीएम के मामलों को लेकर, आप तो है सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या ईवीएम की शिकायत जो है वो चुनाव आयोग सुनेगा? क्योंकि चुनाव आयोग अब खुद कह रहा है कि अब शिकायत पर तुरंत एक्शन लेगा चुनाव आयोग। जी, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसमें कोई भी सच नहीं है। पहले भी तो वो यही बोलते थे राजीव कुमार जी, किसी की कुछ होगी तो हम ट्रांसपेरेंट हैं, जो डिस्क्लोजर बोलते थे ना हमेशा। कभी डिस्क्लोजर किया उन्होंने किसी चीज का भी? तो लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप जो कह रहे हो, हमारे अलावा किसी ने भी चुनाव आयुक्त को ये नहीं बोला कि ये बेईमानी कर रहे हैं। ये केस हारने की, जो 50 से ज्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में या 50 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, सबसे बड़ी वजह यही थी। हर व्यक्ति जाके ये कह रहा है कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई भी शक नहीं है। जब तक आप शक ही नहीं करोगे, जो कि कानून में भी लिखा हुआ है शक करना जरूरी है, तो जो हमारी चुनाव की व्यवस्था बनी हुई है ना, वो बनी इस तरह से है कि हर स्टेज पे चुनाव आयुक्त के अधिकारियों पे शक किया जाए, उनको हर स्टेज पे अपनी सच्चाई दिखानी पड़े। तो किसी ने भी आज तक ये जाके बोला ही नहीं था, इसलिए सब केस आ रहे हैं। आज भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आज भी ये बोल रही हैं कि हमें चुनाव आयोग पे कोई शिकायत नहीं, हम कोई आक्षेप नहीं लगा रहे, ये तो हम ही हैं जो कह रहे हैं चोरी कर रहे हैं। जब तक ये बोलोगे नहीं आप, तो कौन न्याय देगा आपको?
मेरा आखिरी सवाल ईवीएम को लेकर के है। ईवीएम का मुद्दा दब गया, ठंडा हो गया, या मुद्दा, क्योंकि मैंने देखा आपके कई पुराने साथी जो है इस मामले को शायद छोड़ चुके हैं अब, और आपको भी कहीं ना कहीं, ठीक है, विपक्ष की तरफ से जो फायदे की उम्मीद थी वो नहीं मिल करके नुकसान ही हो रहा है, हमें जहां तक दिख रहा है, जिस चश्मे से मैं देख पा रहा हूँ। फिर भी आप जो है मैदान में अकेले जो है अब लगे हुए हैं ईवीएम को लेकर, हौसला तो नहीं टूटा है? नहीं नहीं, हौसला टूटा नहीं, हौसला हमारा बढ़ा हुआ है। हमारे साथ देश की जनता है, पहली बात आप ये समझ लीजिए। नहीं, कई लोग तो पीछे हट गए हैं कि भाई इससे हमारा काफी नुकसान हो रहा है भाई, ईवीएम को लेकर ना पक्ष सुन रहा है ना विपक्ष सुन रहा है, बीच में पिस रहे हैं। तो वो लोग भारत के संविधान के लिए कार्य नहीं कर रहे थे ना, वो अपने जाति काम के लिए कर रहे होंगे, अपनी जाति महत्वाकांक्षा के लिए या लीडरशिप चमकाने के लिए। जिस भी, हम तो सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से ही चुनाव होने देंगे, ये हमारा वादा है और इरादा भी है, और ये हमारी तरफ से नहीं है, देश की जनता ने हमारी ड्यूटी लगाई है, और हम कोई धोखेबाज तो है नहीं बाकी लोगों की तरह जो ईवीएम की लड़ाई छोड़ के किसी और लड़ाई में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी की ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है एक तरीके से कि आप किसी भी चीज में उन्हें गाली दे लो, सिर्फ ईवीएम के बारे में ना बोलो। ईवीएम का मुद्दा जिंदा है? ईवीएम का मुद्दा जिंदा नहीं है, हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बात सुनने पहले, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि ये जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस में अभी ईगल बनवा दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी जी, मेरी जानकारी के हिसाब से, प्रियंका गांधी जी और देश की विपक्ष की जितनी भी पार्टी के टॉप लीडरशिप है, वो सब मेरे साथ है। मतलब मेरे साथ से मतलब ये पेपर बैलेट के साथ हैं, देवासायम जी के साथ हैं, प्यारेलाल गर्ग जी के साथ हैं। जो जो लोग पेपर बैलेट की बात कर रहे हैं, 100% टॉप लीडरशिप हमारे साथ है इस मुद्दे पे ईवीएम के। ये हमारी जीत है। आप सुनिए, आरएसएस और बीजेपी ने अपने सारी ताकत लगा रखी है कि कुछ भी करके इस चीज से ध्यान हटका दो। तो ईगल ग्रुप भी बनाए तो वो मशीनों के बारे में बात नहीं करेगा, कांग्रेस में जो बनाए वो स्पैरो की तरह 3 महीने के लिए उत्तराखंड में दाना चुगने चला जाएगा एक घर में, लेकिन मशीनों की बात नहीं करेगा, जिससे अल्टीमेटली सारी धांधली होनी है। अब मैं जीत की बात बताता हूँ, तो जीत तो हमें बार बार मिलती जा रही है। मोदी जी के मुंह पे बिठा के जो विश्व गुरु के गुरु ने, ट्रंप साहब ने बोला पेपर बैलेट पेपर बैलेट पेपर बैलेट 3 बार बोला, ये हमारी जीत नहीं है। मस्क ने भी ईवीएम को लेकर वो तो पहले बोला था। अभी मैं बता रहा हूँ, मोदी जी जो आप गए थे, जब ऐसे बैठे थे ना, ऐसे ही बैठे थे बिल्कुल जैसे आप, मैंने देखा था ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठे थे, पता नहीं क्यों बैठे थे, लेकिन ऐसे ही बैठे थे वो, मुझे पता नहीं, ये उनका 56 इंच की एक आरटीआई भी आया, उसमें हुआ कि कोई सौदा नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ है। वो तो ठीक है, मैं तो देखा जो मैं वो बता रहा हूँ, वो आरटीआई मैंने देखी नहीं है, ऐसे बैठे थे वो। अब वो दिखा रहे होंगे मैं इतना बहादुर हूँ इसलिए ऐसे बैठते हैं बहादुर लोग, तो ठीक है जी, चलिए वो तो भूल जाते हैं। लेकिन उनसे पेपर बैलेट पेपर बैलेट पेपर बैलेट ट्रम्प साहब ने कहा इतनी बार। अब एक जो सबसे बड़ी विक्ट्री अभी हुई है हमारी, अभी दिल्ली के जो बार एसोसिएशंस के ना वकीलों के चुनाव हो रहे हैं सारी डिस्ट्रिक्ट अदालतों में, ये 18 तारीख को, ये इसी महीने की, ठीक है, 18 मार्च को। उसमें पहले पिछले 2-3 इलेक्शन सब मशीनों के द्वारा हुए हैं, अब इस साल पेपर बैलेट से हो रहे हैं। तो ये हमारी जीत नहीं है, बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है कि वकीलों ने एक बार फिर देश का संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। तो जब वकील इस बात को समझ रहे हैं और अदालत से ही ऑर्डर आया है ये, तो देश को भी समझना चाहिए कि हम लोगों ने तो अपना घर ठीक कर लिया है। तो अगर अब जो देश का भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर बैलेट से धांधली नहीं हो सकती, लेकिन सबसे कम धांधली पेपर बैलेट के द्वारा हो सकती है। तो जीत तो हम रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है कि हम ये स्लीपर सेल्स को कितनी जल्दी हरा के लीडरशिप और हम एक पेज पे आएंगे, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, फिर बीजेपी को एक एक सीट जीतने के लाले पड़ जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा थे, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।